हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और अमाइंस नाम के चैप्टर को आज हम लोग शुरू करेंगे और इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। और ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होने वाला है। बोर्ड एग्जाम्स में अब केवल और केवल 4 दिन बचे हैं, तो बेटा पूरी जोर लगा के पढ़ाई करो। आप लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दी है, जिसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए सारी नेम रिएक्शन का वीडियो, सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट का वीडियो, कन्वर्जन कैसे करना है उसका ट्रिक वीडियो, सब कुछ लगा दिया है। मैंने आप लोगों को नीचे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का एक लिंक दिया है, जिसके अंदर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितने भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। पूरा मटेरियल अवेलेबल है। शानदार तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, रिवीजन शुरू करो। बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाला हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री रिवाइज करना है। हो सकेगा तो आज रात में वीडियो डाल दूंगा। तो चलो अमाइन शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम से ही हमारा रिश्ता खत्म नहीं होने वाला है। अभी सीयूईटी आने वाली है, तो हम सीयूईटी के लिए भी पढ़ाई करने वाले हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को 3,50,000 तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। और अपने साथ में जो तुम्हारे अभी जूनियर्स हैं, जो अब 12th में आने वाले हैं या जो 10th से 11th में आने वाले हैं, आपको अपने ग्रेविटी सर्कल फैमिली को उन सभी लोगों के साथ शेयर करना है, उन सभी लोगों से सब्सक्राइब करवाना है और कैसे भी करके इस चैनल को 3.5 लाख पर पहुंचाना है। इतना कर दो। चलो तो अमाइंस की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम लोग गाइस बात करते हैं अमाइंस के बारे में। तो जो अमाइंस है, ये कमर्शियल यूज अमाइंस का क्या है पता है? इट इज यूज एज एन इंटरमीडिएट फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर। यानी अमाइंस चैप्टर की जो सबसे ज्यादा यूटिलिटी है वो कहां है? वो एक तो मेडिसिन में है और एक फाइबर बनाने में है। ठीक है, अब देखो, अमाइंस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसके अंदर आप लोग अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर, ध्यान रखना, अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तब आपका अमाइन बनता है। अभी तक अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड, इन सभी के अंदर आपने एक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटाकर वहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ा था। लेकिन अमाइन के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम आप अमोनिया ले रहे हो और अमोनिया से हाइड्रोजन हटाकर अल्काइल ग्रुप जोड़ रहे हो। थोड़ा सा तरीका अलग हो गया है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो प्रोटीन, विटामिन, अल्कलॉइड और हार्मोन्स के अंदर नेचुरली पाया जाता है। सिंथेटिक एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीमर्स, डाइस, ड्रग्स के अंदर ये पाया जाता है। बायोलॉजिकली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन और एफेड्रिन नाम के जो, जिसको बोलना चाहिए हार्मोन्स हैं, वो मिलते हैं, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के काम में आते हैं। नोवोकेन करके एक सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड है जो एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल किया जाता है डेंटिस्ट्री में। यानी दांत निकालते वक्त या दांत में अगर कुछ तकलीफ हो तो दांत को जब सुन्न करना हो तो यहां पर नोवोकेन करके एक मेडिसिन है जो लगाई जाती है, जिसके बाद आपको पूरा एरिया सुन्न पड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वहां पर क्या है। बेनेड्रिल कफ सिरप जो मार्केट में आता है, ये एंटी हिस्टामिनिक होता है। एंटी हिस्टामिनिक मतलब आपकी जो खांसी वगैरह को कंट्रोल करते हैं, उसको आप याद रखो, जिसके अंदर एक टर्शरी अमीनो कंपाउंड होता है। कुछ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो होते हैं, ये सर्फेक्टेंट्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये डाइजोनियम सॉल्ट बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। अगर मैं अमाइंस की बात करूं तो अमाइंस एक्चुअली अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें 1, 2 या 3 हाइड्रोजन को अल्काइल अराइल ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है। जैसे अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके C6H5 लगा दिया, अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, अमोनिया में से 1, 2 और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, ये सब अमोनिया है, सॉरी, ये सब अमाइंस है। अब अगर अपन अमाइंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइज, आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर तो देखा ही है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में जैसे नाइट्रोजन एटम होता है,
जैसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम होता है, वैसे ही आपके अमाइंस के अंदर भी नाइट्रोजन एटम ट्राइवेलेंट होता है, यानी उसके पास में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, या मैं कहूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया की तरह ही अमाइन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी ज्योमेट्री भी पिरामिडल होती है। ये जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये जैसे अमोनिया में हाइड्रोजन से जुड़े हुए होते हैं, यहां पर वो अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए होते हैं। और जो 4th ऑर्बिटल होता है आपके अमाइन का, वो बिल्कुल जैसे अमोनिया में 4th ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है, अमाइन में भी नाइट्रोजन का 4th sp3 जो ऑर्बिटल होता है उसके अंदर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां पर कार्बन, नाइट्रोजन और ई का जो आपका, यानी ये आपका कार्बन हो गया, यहां पर आ गया आपका नाइट्रोजन, और यहां पर भी आपका एक ग्रुप आ गया जिसको इसने ई बोला है, अपन ये मान लो, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 108 होगा। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि यहां पर एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो आप सभी लोग एक बात जानते हो कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन में भी यहां पर एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड होते हैं। तो देखो, एक sp3 ऑर्बिटल ये हो गया, एक sp3 की वजह से ये बॉन्ड बना, एक sp3 की वजह से ये बॉन्ड बना और एक sp3 की वजह से ये बॉन्ड बना। तो यहां पर आ गया आपका हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, कुछ 107। लेकिन यहां देखो बॉन्ड एंगल थोड़ा बड़ा हो गया। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर रिपेल तो कर रहा है, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस वजह से इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को और इस बॉन्ड पेयर को नीचे धकेला। लेकिन ये बॉन्ड पेयर जब नीचे आए तो इनके मिथाइल ग्रुप, इनके अल्काइल ग्रुप ने एक दूसरे को रिपेल करा और इसकी वजह से थोड़े से और दूर हो गए। तो बॉन्ड पेयर को लोन पेयर नीचे धकेल रहा है और नीचे रिपल्शन की वजह से ये थोड़े दूर जा रहे हैं। ऊपर से नीचे दबा रहा है, नीचे से दूर जा रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब इनकी वाट लगा दी है। लोन पेयर बोलता है नीचे जा और ये एक दूसरे को रिपेल करके बोलते हैं दूर जा। इसीलिए बॉन्ड एंगल 109.5 से थोड़ा कम और अमोनिया के 107 डिग्री से थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब इन दोनों के बीच का कुछ होता है। ठीक है, चलिए अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो गाइस सीधी सी बात है, जब आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो यह आपका प्राइमरी अमाइन है। मतलब प्राइमरी अमाइन में आपके नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप होता है। वहीं जब अपन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपके नाइट्रोजन के पास केवल एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। और टर्शरी में आपके नाइट्रोजन से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब अपन नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। इनके नॉमेनक्लेचर में थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आपको पिछले किसी चैप्टर में देखने को नहीं मिला। तो आओ एक एक करके इनकी बात करते हैं। अगर अपन कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करें, जो बोर्ड एग्जाम में आने नहीं वाला पर करेंगे, एलिफेटिक अमाइन को नाम दिया जाता है अल्काइल के पीछे अमाइन जोड़कर, यानी अल्काइल अमाइन की तरह। जैसे मिथाइल अमाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में CH3NH2 है तो इसमें देखो एक मिथाइल ग्रुप है और NH2 अमाइन है, तो इसको नाम कैसे देंगे? अल्काइल अमाइन। क्या बोला इसने? अल्काइल अमाइन। तो अल्काइल ग्रुप इज CH3, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल, और NH2 हो जाएगा आपका अमाइन, तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल अमाइन। इस तरीके से आपको नाम देना है। वहीं पर अगर आपके पास में सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन है और जब 2 या 2 से ज्यादा अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो डाई ट्राई को एज अ प्रीफिक्स आपको इस्तेमाल करना है। देखेंगे एक एक करके, कोई टेंशन नहीं है। जैसे आपके पास में आ जाएगा CH3 NHCH3। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? ये सेकेंडरी अमाइन है, तो इसमें इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो अपन बोलेंगे डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल और फिर लिखेंगे अमाइन। अब अगर IUPAC सिस्टम की बात करें
तो आईयूपीएसी सिस्टम में तो वही हो गया केस, अल्केन, अल्केन के पीछे आपको जोड़ना है अमाइन, अल्केन अमाइन, यानी आपके अल्केन में से ई हटाकर आपको अमाइन जोड़ देना है। वही सबसे लंबी कार्बन की चेन चूज करना है। आपको अमाइन को प्रेफरेंस तभी देनी है जब इसके सामने कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो। अगर आपके अमाइन के सामने, अगर आपके अमाइन के सामने अल्कोहल है, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको अमाइन को प्रेफरेंस नहीं देनी है। बाकी आपके अमाइन्स हो, हेलोजन हो, तो आप लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखोगे, क्योंकि बाकी सारे ग्रुप नाम के पहले आते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की बात करते हैं तो प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भाई अब इस कंपाउंड में सबसे लंबी कार्बन की चेन कौन सी चूज करोगे। तो यार चलो, मैंने बोला कि ये मेरी लंबी कार्बन की चेन है CH3, तो फिर ये CH3 आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को बताओगे कैसे कि जुड़ा कहां है। कोई ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ये वाले कार्बन से थोड़ी जुड़ा है, ये सब्स्टिट्यूएंट इस नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो आपको इसका नाम कैसे लिखना है पता है, आप लिखेंगे N। N का मतलब ये वाला नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से जुड़ा है मिथाइल, तो आप लिखाएंगे N मिथाइल। फिर इसके बाद आप लिखेंगे मेरी पेरेंट कार्बन की चेन जिसको मैंने चूज किया है, आप चाहो तो इसको भी चूज कर सकते थे, कोई बात नहीं, अभी इसको चूज किया है तो मीथेन, और मीथेन का ई हटाकर यह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइन, तो इसको लिखेंगे मीथेनामाइन, N मिथाइल मीथेनामाइन। इस तरीके से मेरे बच्चों आपको इसका नाम लिखना है। तो अब चलो एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं। हम सिर्फ आईयूपीएसी नेम देखेंगे, 2 कार्बन की चेन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, इथेनामाइन। यहां पर ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन, यानी कि प्रोपेन, और पहले कार्बन पर NH2 है इसलिए प्रोपेन 1 अमाइन। लेकिन यहां वाले केस में क्या हुआ, सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर अमाइन आ गया तो इसको बोलेंगे प्रोपेन 2 अमाइन। अब यहां देखो, यहां पर एक तरफ एक कार्बन की चेन, यहां पर 2 कार्बन की चेन, तो ये बन गई मेरी पेरेंट चेन, और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप के नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, तो लिखेंगे N मिथाइल इथेनामाइन। देखो N मिथाइल इथेनामाइन। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इधर इधर और इधर तीनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट है, तो किसी एक को पेरेंट मानो। चलो लेट्स इमेजिन मैंने इसको पेरेंट माना, तो फिर ये और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो अब क्या नाम लिखेंगे, N, 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 N। क्यों भैया 2 बार N क्यों, क्यों भाई 2 अलग अलग मिथाइल है ना, तो N, N डाई मिथाइल, N, N डाई मिथाइल, फिर आपके पेरेंट चेन का नाम मीथेन है इसलिए मीथेन अमाइन। यहां पर देखो ये सबसे लंबी कार्बन की चेन है, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो नाम क्या लिखेंगे, N, N डाई इथाइल ब्यूटेनामाइन। समझ में आई, ब्यूटेन 1 अमाइन। अब यहां वाले केस में देखो, अब यहां वाले केस में क्लियरली आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि हम लोगों ने चाहते तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देने के लिए इसको 1, इसको 2 और इसको 3 बोलते हैं। वैसे आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं क्या, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर अमाइन और डबल बॉन्ड में किसी को चूज करना है तो किसको प्रेफर करेंगे, अमाइन को। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रेफर अमाइन ओवर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आपने हेलो अल्केन के अंदर क्या देखा था कि अगर तुम्हारे पास में कोई हेलोजन आ जाए तो हेलोजन की कोई इज्जत नहीं करनी है, हेलोजन की बिल्कुल इज्जत नहीं करनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत करनी है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर हमें अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन की तरह ही अमाइन की भी इज्जत करनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नहीं। तो हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से 2, 3, और इसका नाम क्या लिखेंगे, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड इसलिए 2 इन, और पहले कार्बन पर अमाइन है इसलिए 1 अमाइन। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक्चुअली 6 कार्बन की लंबी चेन है, ये देखो, ये देखो,
ये तुम्हारे पास में कंपाउंड है। अब इसमें क्या करें, इसको 1 बोल दें, इसको 6 बोल दें, तो 6 कार्बन की चेन इसलिए हेक्सेन, पहले और छठे कार्बन पर 2 अमाइन इसलिए डायअमाइन। अब यहां पर ये रिंग को एनिलीन बोलते हैं या बेंजामाइन भी बोल सकते हैं, बेंजीन प्लस अमाइन बेंजामाइन या एनिलीन। अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर अब आप देखो, अगर आप इसको एनिलीन बोलना चाह रहे हो इस रिंग को, तो फिर ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल एनिलीन। पर आपके ऊपर है, बेंजीन के ऊपर CH3 टॉल्यूइन भी होता है, तो इसको कुछ लोग 1,2 भी कर सकते हैं। टॉल्यूइन के ऊपर 2 अमाइन, पर एक्चुअली ये प्रेफरेबल नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यही वाला सिस्टम फॉलो करेंगे कि हम CH3 पर NH2 को प्रीफर करें। समझे मेरे बताने का मतलब, समझे? हम CH3 के ऊपर NH2 को प्रीफर करेंगे, इसलिए एनिलीन बोलेंगे। अब ये भी एनिलीन है और चौथे नंबर पर ब्रोमीन है, तो 4 ब्रोमो एनिलीन या 4 ब्रोमो बेंजामाइन। और यहां पर क्या हुआ, तुम्हारे इस नाइट्रोजन से एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और बेंजीन की रिंग इधर, तो ये एनिलीन बोल लो या बेंजामाइन बोल लो। और तुम्हारे नाइट्रोजन से 2 मिथाइल है, तो N, डाई मिथाइल एनिलीन या N, डाई मिथाइल बेंजामाइन, जो बोलना चाहो आप बोल सकते हो। प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। तो गाइस, आपके अमाइंस की प्रिपरेशन सबसे पहले नाइट्रो ग्रुप से। बेटा बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, सिंपली आपको यहां पर रिडक्शन करना है। ये देखो, आपको यहां पर सिंपल रिडक्शन करना है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो यहां पर आप देखो, आपने नाइट्रोबेंजीन लिया, हाइड्रोजन और पैलेडियम डाला इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो ये 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, रिडक्शन। नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब यही होता है, तो ये जुड़कर आपका एनिलीन बनके गर्मा गर्म तैयार। इंडस्ट्रियल लेवल की बात करूं तो नाइट्रोबेंजीन में स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl या Fe प्लस HCl मिलाया जाता है एनिलीन बनाने के लिए। यानी आपका ये जो स्टेनस क्लोराइड है, यानी Sn प्लस HCl या आपका जो आयरन प्लस HCl है, ये दोनों भी बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब इन दोनों का काम भी क्या है, इन दोनों का काम भी नाइट्रोबेंजीन के दोनों ऑक्सीजन को निकालना और दोनों हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से जोड़ना ही होता है। लेकिन आप लोगों के घर पे संडे के दिन कोई आता है, कौन आता है? भयंकर बाटली वाले। ये भयंकर बाटली वाले क्या करते हैं, आपके यहां से लोहा ले जाते हैं। ये लोहे का क्या करते हैं, एक्चुअली ये जो स्क्रैप का आयरन होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर ये लोहा खरीद लिया जाता है, इसमें मिलाया जाता है HCl। इन दोनों की रिएक्शन से बनता है FeCl2 और इस FeCl2 को जब हाइड्रोलाइज किया जाता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में HCl बनता है। और ये HCl ही तो जरूरी होता है केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए और हमारे एनिलीन को बनाने के लिए। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर थोड़ी सी मात्रा में ही हमें HCl मिलाना होता है, बाकी का काम ये स्क्रैप का आयरन HCl के साथ रिएक्ट करके FeCl2 और पानी के साथ हाइड्रोलाइज होकर ढेर सारा HCl बना देता है, जिससे हमारी रिएक्शन फास्ट 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 चलती है। अगली केमिकल रिएक्शन है गाइस अमोनोलिसिस। इस पर एक सवाल आता है कि व्हाई इट इज नॉट प्रेफरेबल, क्यों ये केमिकल रिएक्शन प्रेफरेबल नहीं है अमाइंस बनाने के लिए। तो गाइस एक्चुअली इस प्रोसेस को अपन पढ़ लेते हैं कि इस वाली केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है वो बहुत इजीली क्लीव हो जाता है बाय अ न्यूक्लियोफाइल। हेंस अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, याद करो अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है। यहां पर अल्कोहलिक अमोनिया एलिमिनेशन नहीं करेगा, सॉरी, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और वो क्या करेगा, अपने हेलोजन को NH2 से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनोलिसिस। ये प्रोसेस एक सील्ड ट्यूब के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पर करी जाती है और ये आप लोगों को एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी, टर्शरी,
एंड फाइनली क्वार्टरनरी। तो रिएक्शन कैसी होगी देखो, सबसे पहले मैंने एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्काइल हैलाइड में मैंने अमोनिया डाला, तो अमोनिया ने क्या करा, अपना लोन पेयर इस अल्काइल हैलाइड को दे दिया और इस हेलोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया और एक सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट बन गया RNH3X। क्या बन गया, RNH3X। अब ये RNH3X से जब आप एक बेस का ट्रीटमेंट करोगे तो ये सोडियम ये हेलोजन को लेकर NaX बन के बाहर, फिर ये OH और ये NH3 का हाइड्रोजन H2O बन के बाहर, और अब यहां पर केवल R और NH2 बचा और ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। समझे? अब आपने प्राइमरी अमाइन तो बना लिया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, रिएक्शन डू नॉट स्टॉप हियर, रिएक्शन यहां पर रुकती नहीं है। RNH2 से फिर RX रिएक्ट करता है और ये R का X और NH2 का H फिर से HX बन के आप इमेजिन करो बाहर हो गए। वैसे तो HX बन के बाहर रिमूव नहीं होता है, इसलिए यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आप समझ गए हो कि वो कैसे रिमूव होता है। एक्चुअली NaX और वाटर बनता है, तो आप अभी ये इमेजिन करो कि ये NH2 का H और RX का X बाहर हो गए, अब यहां पर बचा RNH और फिर R जुड़ गया, तो ये हो गया R2NH सेकेंडरी अमाइन। फिर इसका ट्रीटमेंट RX के साथ करेंगे तो ये H और ये X बाहर और ये R नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर R3N बन गया टर्शरी अमाइन। अब RX डाला तो R भी जुड़ गया, X भी जुड़ गया, तो ये बन गया R4NX क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो गाइस इस केमिकल रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन मिलता है, साथ साथ क्वार्टरनरी सॉल्ट भी मिल जाता है, इसीलिए आप प्राइमरी अमाइन को एज अ मेजर प्रोडक्ट नहीं ले सकते। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड और फिर अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल फ्लोराइड रिएक्ट नहीं करेगा, रीजन वही है, अल्काइल आयोडाइड में आयोडीन का एटॉमिक साइज बढ़ जाने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है और बॉन्ड लेंथ RX की बढ़ जाने की वजह से यानी RI की इजीली टूट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नाइट्राइल के साथ रिएक्शन करते हैं जिसमें हमें नाइट्राइल का रिडक्शन करना। गाइस इस केमिकल रिएक्शन की एक खासियत ध्यान रखना, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों को 1 कार्बन एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में CH3CN, तो ये तो आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। आपका जो अल्काइल ग्रुप है R, उसमें एक ही कार्बन है, लेकिन जब आपने उसका हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ निकल, निकल नहीं है तो आप सभी लोग जानते हो प्लेटिनम डाला जा सकता है या पैलेडियम डाला जा सकता है। अगर ये नहीं डालना है तो आपको सोडियम मरकरी अमलगम डालना है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये दोनों ही क्या काम करेंगे, रिडक्शन का काम करेंगे। रिडक्शन मतलब इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन ऐड करके इस कार्बन को CH2 बना देंगे और इस नाइट्रोजन को NH2 बना देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2। अब आप देखो यहां पर NH2 आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया और अब आपके अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आपके पेरेंट अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन बढ़ा देता है नाइट्राइल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अगला होता है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड इज RC डबल बॉन्ड ओ NH2। कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करो और सेकेंड स्टेप में वाटर डालो, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जो आपका हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जाकर ऐड हो जाएंगे और इस ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगा RCH2NH2। भाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, तो हमने ये O हटाकर दोनों हाइड्रोजन जोड़ दिए और आपकी रिएक्शन विद अमाइड हो गई। अब गाइस एग्जांपल 9.1 में चाहूंगा आप सभी लोग एक एक बार ट्राई करें। इथेनॉलिक अमोनिया के साथ अगर आप C2H5Cl की रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये भी अपन देख कर आए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी सब मिलेगा।
तो C2H5Cl के साथ जब अमोनिया काम करेगा तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन बाहर, यहाँ C2H5NH2 मिलेगा प्राइमरी, फिर C2H5Cl में ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर, और ये C2H5 कनेक्ट हो जाएगा, ये बन गया सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी का ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर, कार्बन यहाँ कनेक्ट करके बना लेगा टर्शरी, फिर टर्शरी में C2H5 यहाँ और क्लोरीन यहाँ कनेक्ट करके C2H5 N पॉजिटिव Cl नेगेटिव क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? सिमिलरली अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड आपको आंसर दे रखा है, एक बार आप खुद से इसको ट्राई जरूर मारना। आगे बढ़ते हैं और गैब्रियल थेलिमाइड सिंथेसिस की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में थेलिमाइड के सिंथेसिस में सिखाया था कि इस रिएक्शन की यूटिलिटी आगे है, तो यहां पर इसकी यूटिलिटी आ गई। यहां पर गैब्रियल थेलिमाइड सिंथेसिस पर एक क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो केवल और केवल प्राइमरी अमाइन ही बनाकर देती है, और प्राइमरी अमाइन में भी नॉट इवन एरोमेटिक अमाइन, ये किसी भी प्रकार का एरोमेटिक अमाइन भी नहीं बनाती, भले ही वो प्राइमरी हो। तो वो है आपका गैब्रियल थेलिमाइड सिंथेसिस। तो इसके अंदर होता क्या है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, और ध्यान से सुनने के साथ साथ हम सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है। तो इसके अंदर जो मैकेनिज्म यूज होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस वजह से केवल और केवल प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से इस रिएक्शन को देखेंगे। यह है हमारा थेलिमाइड। थेलिमाइड में बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड O होता है, इस C और इस C से NH जुड़ा हुआ होता है। उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये OH और ये H वाटर बन के बाहर, और ये N पर पोटेशियम अटैच होकर बना लेगा N के। इसको बोलते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थेलिमाइड। क्या बोलते हैं? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थेलिमाइड। अब इसका ट्रीटमेंट जब अपन RX के साथ करेंगे तो ये K और ये X, KX बन के बाहर, और ये नाइट्रोजन इस पर कनेक्ट होकर बना लेगा NR, ये हो जाएगा N अल्काइल थेलिमाइड। अब इस N अल्काइल थेलिमाइड का ट्रीटमेंट जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के 2 मोल के साथ करोगे, किसके साथ? 2 मोल के साथ, तो ये बॉन्ड यहां से और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। NaOH में से NaO और NaOH में से NaO, ये 2 NaO बाहर निकलेंगे, एक यहां कनेक्ट होगा, एक यहां कनेक्ट होगा, तो C डबल बॉन्ड ONA, C डबल बॉन्ड ONA यहां पर कनेक्ट हो गया। अब यहां पर NaOH का इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन बचा है, और यहां पर NR बाहर हो गया, तो इस RN से 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होकर बना लेगा RNH2, जो कि हो जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। तो इस तरीके से आप लोग प्राइमरी अमाइन यहां पर बना सकते हैं। और गाइज ये वो वाली स्टेप है जहां पर SN2 मैकेनिज्म काम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर काम करेगी। इनफैक्ट SN2 काम नहीं करेगा, आप SN1 यहां पर प्रेडिक्ट करो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस का मामला है, इसीलिए SN2 काम करे जरूरी नहीं है, इसलिए हम केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लिखेंगे। अब अगली है गाइस हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जिसे HBD कॉमनली बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? HBD, यानी हैप्पी बर्थडे टू यू। इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोग किसी भी प्रकार का प्राइमरी अमाइन बना सकते हो अमाइड के ट्रीटमेंट के साथ विथ एक्वस या इथेनॉलिक पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ ब्रोमीन। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने ब्रोमीन, NaOH और अमाइड डाला तो रिएक्शन समझना, ये 4 NaOH है, NaOH, 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 इसमें से 2 सोडियम निकले, ये 2 सोडियम मैंने निकाल दिए, फिर 2 सोडियम के बाद मैंने एक कार्बन और ऑक्सीजन निकाल दिया, और उसके बाद में मैंने यहां से 2 ऑक्सीजन और निकाल दिए। तो एक ऑक्सीजन यहां मिल गया था और 2 ऑक्सीजन यहां मिल गए, 3 ऑक्सीजन हो गए, ये कार्बन हो गया CO3,
CO3 और ये 2 सोडियम निकाले थे, तो ये तुम्हारा Na2CO3 बन के तैयार। अब ये 2 ब्रोमीन, ये 2 सोडियम को लेकर 2 NaBr बन के बाहर। अब यहां पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर 1 हाइड्रोजन और 1 वाटर मॉलिक्यूल के लिए ऑक्सीजन बाहर। तो यहां से 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर। अब ये भी खत्म, ये भी खत्म, केवल R और NH2 बचा, ये कनेक्ट हो गए, प्राइमरी अमाइन बन के तैयार है। आई बात समझ में बच्चा पार्टी? कोई प्रॉब्लम मेरे गुलजारी लालो? अच्छा देखो, कुछ कन्वर्जन के रिएक्शन क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको यहां पर इथाइल क्लोराइड को प्रोपाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। तो यहां पर सबसे बढ़िया गेम क्या खेलेंगे हम, यहां पर इथेनॉलिक NaCN डालेंगे, तो यहां से Cl, यहां से NaCl बन के बाहर, और ये Cn इस पर कनेक्ट होकर बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। और आप सभी लोग जानते हैं कि अब प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन अगर हम करें, फॉर एग्जांपल सोडियम मरकरी अमलगम डाल के इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, तो इस पर और इस पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्लियर? इनफैक्ट आप यहां पर इसको एरोमेटिक बेंजाइल क्लोराइड्स के लिए भी सेम अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हो। अब गाइस कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत शानदार है इनकी। जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो फिशी ऑर्डर के होते हैं और गैसेज होते हैं। एक्वेरियम वगैरह में आपने मछली वगैरह पाली होगी ना, तो उसमें से कैसी एक अजीब सी बदबू आती है, या जब आप समुद्र के आसपास जाते हो तो कुछ फिशी फिशी ऑर्डर आती है, कुछ वैसा ही। जो भी प्राइमरी अमाइंस हैं जिनमें 3 कार्बन है या 3 से ज्यादा कार्बन है वो लिक्विड है, और जो हायर वंस हैं वो सॉलिड हो जाते हैं। यानी इनके अंदर भी वही सेम केस है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा चीज। क्यों? नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड लिक्विड से सॉलिडिफाई कर रहा है। वहीं अगर मैं एनिलीन की बात करूं या किसी भी अराइल अमाइन की बात करूं तो ये यूं तो कलरलेस होते हैं, लेकिन अगर आपने इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रख दिया तो ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं और कलर हो जाते हैं, इनके अंदर कलर आने लग जाता है ऑक्सीडेशन की वजह से। जो भी तुम्हारे लोअर एलिफेटिक अमाइंस है वाटर सॉल्यूबल है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। आप सभी लोग जानते हो कि आपके RN के साथ में यहां पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहां पर ऑक्सीजन, सॉरी यहां पर जो वाटर का ऑक्सीजन आएगा ये वाटर के ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो लोअर अमाइंस जो है वो सॉल्यूबल है वाटर के अंदर। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस with increase in molar mass of amine due to increase in size of hydrophobic part. Higher amines are essentially insoluble in water. समझ गए? वही बात, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी घटेगी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइन एंड ऑक्सीजन ऑफ अल्कोहल 3 and 3.5 respectively, can you predict the pattern of solubility of amine and alcohol? Obviously अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो वो वाटर के अंदर ज्यादा अच्छी सॉल्युबिलिटी शो करेगा एज कंपेयर टू अमाइन, क्योंकि अमाइन के अंदर ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है। तो ऑब्वियसली ब्यूटेन 1 अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होगा ब्यूटेन 1 अमाइन से। आप सभी लोग समझ गए? जो अमाइंस होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन। ठीक है बच्चा पार्टी? और रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हैं, दे आर एंगेज्ड इन इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर एटम। This intermolecular association is more in primary than in secondary amine, and there are 2 hydrogen available for hydrogen bonding. So tertiary amine के पास में कोई हाइड्रोजन नहीं होता due to absence of hydrogen. इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। यानी कि सीधी सी भाषा में अगर मेरे पास में प्राइमरी अमाइन है यानी RNH2, तो यहां पर इस नाइट्रोजन से एक नहीं बल्कि 2 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से जब प्राइमरी अमाइन के पास कोई दूसरा प्राइमरी अमाइन आएगा
तो ये प्राइमरी अमाइन ने देखो एक प्राइमरी अमाइन, दो प्राइमरी अमाइन और तीन प्राइमरी अमाइन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। क्यों? क्योंकि इसके पास में दो हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन अवेलेबल है। तो एक प्राइमरी अमाइन, वन प्राइमरी अमाइन एक, दो और तीन प्राइमरी अमाइन से एसोसिएटेड है। वही अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं बच्चों, तो सेकेंडरी में एक लोचा हो जाता है कि एक आर आ जाता है हाइड्रोजन की जगह। तो अब इसके पास में केवल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही है। तब इस केस में आपका एक सेकेंडरी अमाइन केवल दो से ही कनेक्ट कर पाएगा। और टर्शरी वाले केस की बात करूं तो हाइड्रोजन मिसिंग। तो अब जब हाइड्रोजन ही मिसिंग हो गया तो यहां पर आप देखो टर्शरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। इसे टर्शरी अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें वो सबसे कम होगा, देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। क्या ये बात समझ में आई बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ कंपैरिजन है मोलर मास के हिसाब से और बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। तो आप देखो कि अगर आपके पास में कार्बन की लंबी चेन है, 4 कार्बन की लंबी चेन वाला CH3 CH2 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 NH2 है, लंबी कार्बन की चेन है, मोलर मास 73, देखो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। लेकिन जैसे यहां पर आपने देखा कि नाइट्रोजन H से C2H5 इधर आ गया और C2H5 इधर आ गया, देखो लंबी कार्बन की चेन अब बची नहीं। अब CH2 CH2 की दो छोटी छोटी चेन आ गई, मोलर मास भले ही सेम हो लेकिन आप देखो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। यहां वाले केस में आपने देखा कि नाइट्रोजन से एक CH3 इधर, एक CH3 इधर और इधर CH3 CH2 है। तो यहां पर एक लंबी कार्बन की चेन है, बाकी चेन और छोटी हो गई। तो इस वजह से मोलर मास तो सेम है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट और कम हो गया। आई बात समझ में सबको? चलिए ग्रेट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। तो गाइस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से और इनके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो नाइट्रोजन है अमाइंस का वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू नाइट्रोजन also decided the course of reaction of amines. That is why primary amine, secondary amine and tertiary amine differ mainly in their reaction. समझ गए? एक्चुअली सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप जुड़ जाने की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट में चेंजेस आ जाने की वजह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस की रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अमाइंस वैसे तो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। वी ऑल नो कि नाइट्रोजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव है और पार्शियल नेगेटिव हमेशा एक इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि ये नाइट्रोजन जो है ये एक न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज की तरह काम करेगा। अब अगर हम इसके बेसिक नेचर की बात करें तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अमाइंस बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि वो सॉल्ट के एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। अब समझना क्यों। जो आपका अमाइन है इसके पास में लोन पेयर है, तो अमाइंस आर वेरी गुड लोन पेयर डोनर्स। भाई जिसके पास में लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनर है, और जो लोन पेयर डोनर होता है वही तो लुईस बेस कहलाता है मेरे भाई। इसीलिए आपके अमाइंस बहुत अच्छे बेसिक नेचर के होते हैं। तो यहां पर क्या किया, यहां पर आपके नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करके इसे खुद से जोड़कर सॉल्ट बना लिया। एनिलीन में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करके NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव अमोनियम क्लोराइड बना दिया। अब फर्दर आप क्या करोगे, इस RNH3X को किसी बेस के साथ, फॉर एग्जाम्पल NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये Na इस X को लेकर NaX बन के बाहर, NH3 का एक हाइड्रोजन एक OH की तरह H2O बन के बाहर, और ये हो जाएगा RNH2। ठीक है। Now amine salt are soluble in water but insoluble in organic solvent। ठीक है। अमाइन सॉल्ट ये जो है आपका अमोनियम सॉल्ट ये वाटर सॉल्यूबल है क्योंकि हाईली पोलर नेचर का है। दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम नॉन बेसिक ऑर्गेनिक इनसॉल्यूबल इन वाटर कंपाउंड। यानी अगर मान लीजिए आपके पास में अमाइंस के साथ साथ कुछ और ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक है
और आपको दोनों को अलग करना है, तो आप सिंपल क्या करो, आप आपके अमाइन को एसिड में डाल दो तो वो सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल है, लेकिन अमाइन के साथ में जो दूसरे कंपाउंड है वो या तो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, और अगर रिएक्ट करके सॉल्ट बना भी लिए तो उनकी सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल नहीं होगी जितना अमाइन है। इस वजह से आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। और क्योंकि आपके पास में एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है अमाइन के अंदर, वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड होने की वजह से एक अच्छा लोन पेयर डोनर होता है, और इसीलिए ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। गाइस याद करो, अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको एक pKa वैल्यू सिखाई गई थी, जो कि नेगेटिव लॉग बेस 10 था ऑफ Ka वैल्यू का, जहां पर Ka का मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट था Ka का मतलब। यह वैल्यू बहुत छोटी होती है, याद करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसका नेगेटिव लॉग लेकर pKa निकाला जाता था, और pKa की वैल्यू जितनी छोटी होती थी हमारा एसिड उतना ज्यादा खतरनाक होता था। लेकिन क्योंकि यहां पर बेसिस की बात चल रही है, वी विल डील इन pKb वैल्यू। तो चलो इसकी pKb वैल्यू डिस्कस करते हैं। तो यहां पर जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक अमाइन को वाटर के साथ ट्रीट किया, तो अमाइन एक बेस है, तो यहां पर वाटर ने एसिड की तरह काम करा, इसने अपना प्रोटॉन इसको दिया, तो ये हो गया RNH3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब जब आप इसका K निकालोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो RNH3 पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय RNH2 और H2O होगा। अब ये H2O को जब आप KEQ में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा Kb, यानी कि आपका बेस कांस्टेंट। तो बेस कांस्टेंट इज concentration of RNH3 positive multiply by concentration of OH negative divided by RNH2। obviously यहां से जो आपको Kb की वैल्यू मिलेगी वो बहुत ज्यादा लेस और बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, जिसे मेमोराइज करने में हमें अगेन प्रॉब्लम होगी। जैसे 10 to the power -4, 10 to the power -10, ऐसी वैल्यूज को कौन मेमोराइज करेगा, इसीलिए हम उसका नेगेटिव लॉग लेके उसको pKb में बदल देते हैं। अब pKb की वैल्यू कैसी आएगी, 4, 10, 4.2, 4.22, 10.22, जो याद करने में आसान होगी। तो यहां पर हम अगर pKb की वैल्यू की बात करें तो pKb की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ज्यादा तुम्हारा बेस स्ट्रांग होगा। इसका मतलब है क्योंकि pKb और Kb में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी Kb की वैल्यू उतनी लार्ज होगी। सो Kb की वैल्यू जितनी लार्ज, pKb की वैल्यू उतनी छोटी, और pKb की वैल्यू जितनी छोटी, बेस तुम्हारा उतना ज्यादा मजबूत, ठीक है। अब अगर हम अमोनिया के pKb की वैल्यू बात करें तो वो 4.75 है। वही एलिफेटिक अमाइंस की बात करें तो दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू +I इफेक्ट लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, इसलिए उनका pKb वैल्यू जो है वो 3 से 4.2 के बीच में होता है। वहीं अगर मैं एरोमेटिक अमाइंस की बात करूं तो वो वीकर बेस होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ अराइल ग्रुप। अब एक एक करके सब समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल की सारी वैल्यूज मेरे बच्चों एक एक बार आप लोग जरूर से ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखते हैं। हम अल्काइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया को यहां पर चेक करने वाले हैं। तो गाइस यहां पर आप ऑब्जर्व करो, जैसे आपके पास में एक अमाइन है और यहां पर आपके पास में एसिड है, तो अमाइन ने अपना नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देके खुद से कनेक्ट कर लिया। अब यहां पर अमोनिया आया, अमोनिया के नाइट्रोजन ने भी अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देके खुद से जोड़ लिया। अब व्हाई दिस इज मोर बेसिक, इसके पीछे ये रीजन है कि ये जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, यानी ये अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन को बोल रहा है ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, ले लो मेरा इलेक्ट्रॉन, ले लो, और खुद पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन को पार्शियल नेगेटिव बनाया जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट को यहां पर हम लोगों ने क्या नाम से लिखा था, +I इफेक्ट। तो इसे बोला जाता है बच्चों +I इफेक्ट। यहां पर आपके अल्काइल पर प्लस चार्ज आ गया तो ये हो गया आपका +I इफेक्ट। तो नाइट्रोजन बोलेगा अरे भाई अल्काइल तू मेरे को इतने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैं रखूंगा कहां, तो ये अल्काइल ग्रुप इस नाइट्रोजन को बोलेगा अरे बागड़ू तेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है ये इस गरीब के साथ शेयर कर। तो नाइट्रोजन फट से अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करके
खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा। क्यों ले आएगा? दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं गरीब हूं। लेकिन अल्काइल ग्रुप पीछे से अपने इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर करके इस पर पार्शियल नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अमाइन के पास ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप है ही नहीं, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा जरूर, पर उतना कंफर्टेबली नहीं देगा जितना कि ये अल्काइल अमाइन दे रहा था। आई सबको बात समझ में? ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है मेरा बच्चा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहां से कुछ अच्छी बात करना शुरू करते हैं। सो यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो बेसिक नेचर है एलिफेटिक अमाइन का, इट शुड इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। मतलब आपके नाइट्रोजन पर जब एक अल्काइल ग्रुप ने इतना बढ़िया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करा इस नाइट्रोजन को और अमोनिया से ज्यादा बेसिक कर दिया, तो सोचो अगर ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन की जगह भी अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये इसकी बल्ले बल्ले कर देगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो हां, ये ट्रेंड गैसियस फेज में आप लोगों को फॉलो होता हुआ दिखता है। गैसियस फेज के अंदर टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक, फिर सेकेंडरी अमाइन, फिर प्राइमरी अमाइन और फिर अमोनिया होते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? लेकिन जब हम लोग थोड़ा एक्वस फेज में चले जाएं, जब हम लोग पानी में चले जाएं, तो जो तुम्हारे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन है, इन्हें स्टेबलाइज करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि सॉल्वेशन की भी जरूरत है। क्योंकि अब आप पानी में चले गए हो, तो पानी में जाने के बाद आपको पानी के मॉलिक्यूल कितना अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने पास, उस पर चीज डिपेंड करेगी। तो अब जब आप पानी में चले गए हो तो बेटा पानी में जाने के बाद तो आप लोगों का बेसिक नेचर डिपेंड करेगा कि आप पानी के साथ कितने अच्छे से एसोसिएट हो रहे हो। क्योंकि पानी के अंदर तो आपको स्टेबलाइज करने का काम पानी का है। बेटा गैसियस फेज में क्या था कि आप अकेले थे, आप हवा में उड़ रहे थे, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। तो यहां पर क्या है, हवा में इस नाइट्रोजन को कौन सपोर्ट करेगा? अल्काइल ग्रुप। अगर हवा में तुम्हारे पास में टर्शरी अमाइन आ जाए तो इस टर्शरी अमाइन को सपोर्ट कौन कर रहा है? एक अल्काइल, दो अल्काइल और तीन अल्काइल ग्रुप, यानी एक प्लस आई इफेक्ट यहां, एक प्लस आई इफेक्ट यहां और एक प्लस आई इफेक्ट यहां। अपने पास में तीन प्लस आई इफेक्ट है। इसलिए गैसियस फेज में टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन को स्टेबलाइज करने के लिए तीन अल्काइल ग्रुप है गैस में। लेकिन जब तुम इस पूरे मॉलिक्यूल को पानी में डाल दोगे तो पानी में कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम थोड़ी कर रहा है। पानी के अंदर तो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा सॉल्वेशन भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए पानी के अंदर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बदल जाती है। पानी के अंदर आपका जो प्राइमरी अमाइन है ये मोस्ट बेसिक हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि पानी के अंदर जाने पर एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल और तीन वाटर मॉलिक्यूल इस अमाइन के एक हाइड्रोजन, दूसरे हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पा रहा है। तो यहां पर आप क्लियरली देखो कि मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोर विल बी सॉल्वेशन। मोर सॉल्वेशन मतलब मोर बेसिसिटी, मोर बेसिसिटी। अब टर्शरी के अंदर तो प्रॉब्लम यह है कि टर्शरी के अंदर जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा तो केवल एक ही हाइड्रोजन अटैच हो पाएगा जो केवल एक ही वाटर के साथ सॉल्वेट कर पाएगा। इसलिए इसकी जो स्टेबिलिटी है पानी के अंदर वो लेस है और इस वजह से इसकी बेसिसिटी भी कम है। आई बात समझ में? अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन
स्ट्रॉन्गर शुड बी द कोरस्पॉन्डिंग अमाइन एज द बेस। जैसा यहां पर आपने देखा कि आपके पास में जो टर्शरी अमाइन था RNR, जब प्रोटॉन इन्वायरमेंट में आया और जब इसने प्रोटॉन को खुद से अटैच किया तो ये बन गया, ये बन गया, और इस पर जब आपका वाटर आया तो वाटर इससे अटैच हो गया। तो ये R3NH पॉजिटिव जो है ये एक ही पानी के साथ जुड़ता है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल है। ये 3 पानी के साथ जुड़ रहा है, प्राइमरी अमोनियम आयन, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। इसलिए प्राइमरी अमाइन ज्यादा बेसिक है, टर्शरी अमाइन कम बेसिक है। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी of aliphatic amine is primary, secondary, tertiary, which is opposite to the inductive effect order. Secondly, अब एक इंटरेस्टिंग बात और सुनो, अब थोड़ा और दिमाग खराब करो। When the alkyl group is small like CH3, there is no steric hindrance to hydrogen bonding. बट अगर अल्काइल ग्रुप बड़ा हो गया CH3 से, then there will be steric hindrance to hydrogen bonding. So therefore there is a change of nature of alkyl group from CH3 to C2H5. It will change in the order of basic strength. यानी अब यहां पर एक बात का हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल प्लस आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, केवल सॉल्वेशन काम नहीं करेगा, एक और इफेक्ट काम करेगा जिसका नाम क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। जब तक आपके टर्शरी अमाइन के पास में 3 मिथाइल ग्रुप है तो वाटर के साथ कोई तकलीफ नहीं है बॉन्ड बनाने में। लेकिन अगर CH3 की जगह C2H5 आ गया तो अब ये एक दूसरे पर रिपल्शन करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल को भी रिपेल करेंगे, इसलिए यहां पर सॉल्वेशन के ऊपर असर पड़ने लगता है। Thus there is a subtle interplay of inductive effect, solvation effect and steric hindrance of alkyl group which decided the basic nature of alkyl amine in the aqueous state. तो अब आप देखो कि जब आपके पास में मिथाइल अमाइन है तो सबसे कम बेसिक अमोनिया, फिर उससे थोड़ा ज्यादा टर्शरी, फिर उससे ज्यादा प्राइमरी और सबसे ज्यादा सेकेंडरी। तो यहां पर आप देखो कि सेकेंडरी अमाइन के अंदर क्या आया, ये जो आपका सेकेंडरी अमाइन है इसमें इस नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है, एक CH3 इधर, एक CH3 इधर, और जब इसके पास में एक हाइड्रोजन और आ जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो अब आप देखो यहां पर ये आराम से पानी के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ। अच्छा खासा सॉल्वेशन है, बढ़िया सॉल्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए आप देखोगे कि जो सेकेंडरी अमाइन है, भले ही वो मिथाइल वाला हो या इथाइल वाला हो, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। बस चेंज क्या हो जाएगा कि जब आपके पास में इथाइल सब्स्टिट्यूएंट वाला अमाइन आ जाएगा तो अमोनिया के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सॉरी टर्शरी, और टर्शरी के बाद सेकेंडरी हो जाएगा। तो गाइस इस ऑर्डर को प्लीज याद रखिएगा, इस ऑर्डर को हमें अच्छे तरीके से लर्न करके रखना है। वी हैव टू मग दिस अप कि भैया सबसे ज्यादा बेसिक सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शरी, टर्शरी के बाद प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद अमोनिया। और यहां पर क्या होगा, अमोनिया, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी और सबसे ज्यादा सेकेंडरी। तो दोनों में क्या फर्क है, केवल टर्शरी और प्राइमरी का। जो छोटा है, जो छोटा है उसमें टर्शरी पहले है, यानी अमोनिया के बाद टर्शरी है, और जो हैवी है उसमें अमोनिया के बाद प्राइमरी है। सेकेंडरी सबसे ऊपर, अमोनिया सबसे लास्ट में। 1331 को आपको इंटरचेंज करना है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं।
अब अराइल अमाइन वर्सेस अमोनिया की बात करते हैं। अब गाइज यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे कि एनिलीन की पीकेबी वैल्यू हाई है। अब किसी की पीकेबी वैल्यू हाई है मतलब ये लेस बेसिक नेचर का हो गया। जैसा कि मैंने आपको यहां पर सिखाया था कि पीकेबी वैल्यू जितनी कम होगी, देखो यहां पर अपन ने सीखा था ना, कहां गया ये, यहां सीखा था। ये देखो मैंने कहा था पीकेबी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, पीकेबी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी उस कंपाउंड की बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? देखो सीधी सी बात है कि यहां पर आपके पास में एरोमेटिक अमाइन है। एरोमेटिक अमाइन में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब कि आपके अमाइन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आ गया, मतलब रेजोनेंस करने लगा। कैसे? ये अमाइन का NH2 अपना लोन पेयर रिंग में ट्रांसफर कर देगा, खुद पर पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, अब ऑर्थो पर नेगेटिव, अगली बार पैरा पर नेगेटिव, फिर अगली बार ऑर्थो पर नेगेटिव, और फिर लोन पेयर को ये ले लेगा। तो यहां पर देखो स्ट्रक्चर 2, 3 और 4 में तो आपके NH2 के पास लोन पेयर ही नहीं है। अब भाई जब लोन पेयर ही नहीं है तो कहां से डोनेट करेगा, कहां से लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा, इसीलिए ये लेस बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? और दूसरी प्रॉब्लम, ऑन द अनदर हैंड, अगर आपके पास में एनिलीनियम आयन आ गया बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, ये केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। मतलब तुम्हारे अमोनियम एनिलीन ने सोचा नहीं, मैं रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं डालूंगा, मैं तो प्रोटॉन को अपना लोन पेयर ट्रांसफर करूंगा। तो जब ये प्रोटॉन को अपना लोन पेयर ट्रांसफर करेगा तो ये NH3 पॉजिटिव बना लेगा। अब बताओ इस NH3 पॉजिटिव के साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं, तो ये रेजोनेंस कर ही नहीं पाएगा। यहां पर देयर विल बी नो रेजोनेंस, और रेजोनेंस ना होने की वजह से ये आयन स्टेबल है ही नहीं, इट इज नॉट स्टेबल। इस वजह से NH2 ज्यादा अच्छा बेस नहीं है। आ रही है बात समझ में प्यारे बच्चों? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है असाइलेशन। यहां तक ठीक है? चलिए असाइलेशन की तरफ चलते हैं। गाइस असाइलेशन के अंदर ये वाली जो केमिकल रिएक्शन है इसमें हम लोग एरोमेटिक हो, प्राइमरी टाइप का, या किसी भी प्रकार का एलिफेटिक अमाइन हो, या किसी भी प्रकार का सेकेंडरी एलिफेटिक अमाइन हो, वो असाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और ईस्टर के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और असाइल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O CH3 को अटैच करता है और इस रिएक्शन को असाइलेशन बोला जाता है। अब यहां पर आप देखो कि ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि भाई तुम्हारा अमाइन भी एक बेस है, तो अमाइन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जैसे पाइरिडीन के साथ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। अब अगर आपने HCl को रिमूव नहीं करा तो वो वापस से इससे रिएक्ट करके आपको वापस से रिएक्टेंट बना के दे देगा। नहीं, जो इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन में चला जाएगा, नहीं HCl प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके फिर रिएक्टेंट बना देगा। इसीलिए हम केमिकल रिएक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं लाइक पाइरिडीन। ये स्ट्रॉन्ग बेस इस HCl को न्यूट्रलाइज करके केमिकल रिएक्शन से बाहर फेंक देगा और केवल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब रिएक्शन समझते हैं। तो आपके पास में एक प्राइमरी अमाइन है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl आपने लिया, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सिंपल सा एक केस हुआ कि ऑक्सीजन ने इस डबल बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया, ऑक्सीजन बिकम्स नेगेटिव, कार्बन बिकम्स पॉजिटिव। अब क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट करेगा और अपना लोन पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा। तो अब जैसे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर किया, C2H5 मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। अब ये कार्बन, ये देखो इससे कनेक्ट हो गया, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन का ये ऑक्सीजन देखो नेगेटिव चार्ज लेकर यहां पर बैठा हुआ है, ये CH3 यहां आ गया, ये Cl यहां आ गया। अब क्या होगा? अब यहां पर थोड़ी सी हेरा फेरी होगी। कैसे हेरा फेरी होगी? देखो
ये वाला जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन केमिकल रिएक्शन से HCl बन के बाहर हो जाएंगे। नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के अपना लोन पेयर वापस से ले लेगा और ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज को वापस से कार्बन को देके डबल बॉन्ड रख लेगा और बन जाएगा एन इथाइल इथेनामाइड। वैसे अगर मेरे पास में एक सेकेंडरी अमाइन आ गया तो सेकेंडरी अमाइन में भी सेम चीज होगी, ये Cl और ये H, HCl बन के बाहर और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप इस नाइट्रोजन पर अटैक करके आपको N, डाई इथाइल इथेनामाइड बनाकर देगा। क्या आप बता सकते हो, क्या आप यहां पर बता सकते हो कि अगर मेरे पास में एक इस प्रकार का CH3 CH3 का ट्रीटमेंट, अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ करोगे तो क्या होगा? सर यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों कोई रिएक्शन नहीं होगी? क्योंकि Cl को रिमूव करने के लिए इसके पास में कोई हाइड्रोजन नहीं है। जैसे यहां पर आपने देखा कि यहां पर इसके Cl को रिमूव करने के लिए इसके पास में हाइड्रोजन है, इसके Cl को रिमूव करने के लिए इसके पास में एक नहीं बल्कि दो हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शरी के पास है ही नहीं। अब अपन बेंजामाइन की बात करें और यहां पर इथेनॉलिक एनहाइड्राइड ले लें तो ये इस तरीके से टूटा, ये इस तरीके से टूटा, इसके H ने इस CH3COO को कन्वर्ट कर दिया CH3COOH के अंदर, यानी ये हाइड्रोजन इसके पास आ गया और ये C डबल बॉन्ड O CH3 इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर C6H5NH C डबल बॉन्ड O CH3 यानी N फिनाइल इथेनामाइड बना दिया। एक रिएक्शन होती है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन के अंदर क्या होता है, आपके पास में अमाइन नॉर्मल होता है, लेकिन आप यहां जो असाइल क्लोराइड ले रहे हैं वो बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं। तो इसका एक हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को HCl लेकर बाहर और ये C6H5C डबल बॉन्ड O इस नाइट्रोजन पर कनेक्ट करके इस तरीके से N मिथाइल बेंजामाइड बनाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कार्बिलामाइन रिएक्शन। गाइस कार्बिलामाइन रिएक्शन एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट है फॉर डिस्टिंग्विशिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है केवल एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ही देते हैं, जिन्हें आप क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो आइसोसाइनाइड और कार्बिलामाइन आपको मिलेगा, जो कि एक बहुत फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करते, इसे कार्बिलामाइन या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। रिएक्शन में क्या होता है ध्यान से समझना, आपने प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH लिया, 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ 3 KCl बन के बाहर। अब 2 हाइड्रोजन यहां के, 1 हाइड्रोजन यहां का और 3 OH यहां के, तो 3 OH और 3 हाइड्रोजन 3 OH मिलकर 3 वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर। अब यहां पर केवल R और N बचा, ये आ गया वो RN, यहां से H चला गया, Cl चला गया, ये चला गया, ये चला गया, केवल C बचा। C इस कार्बन पर कनेक्ट होकर बना लेगा आपका आइसोसाइनाइड, जो कि एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। अगला रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। गाइस ये केमिकल रिएक्शन इन C2 होती है मिनरल एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट की वजह से, मतलब कि आपका यहां पर NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करके HNO2 बनाता है और फिर ये HNO2 आपके एरोमेटिक अमाइन या आपके नॉर्मल अमाइन के साथ में रिएक्शन करता है। तो होता क्या है, जैसे आपने यहां पर एक अमाइन लिया और यहां पर आपने HNO2 लिया, ये HNO2 कैसे आया समझ गए, ये NaNO2 और HCl की रिएक्शन से आया है, इन C2 आया है। रिएक्शन के अंदर आपने डाला अमाइन NaNO2 और HCl, लेकिन इस अमाइन ने रिएक्शन किससे करी, NaNO2 से नहीं, HCl से नहीं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके HNO2 बन गए, इससे रिएक्शन करी। तो क्या हुआ, ये HNO2 RNH2 को कन्वर्ट कर देगा RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। आप सभी लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं
एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट, क्योंकि यहां पर आर है, वहीं पर अगर इसकी जगह बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ जाए तो उसको बोलेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब अगर आपने इसमें पानी मिला दिया तो N2 दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा भाग जाएगा, वाटर का H इस Cl को लेकर HCl बन के भाग जाएगा। अब वाटर का जो OH बचा ये इस R से कनेक्ट होकर ROH बना लेगा। ये एरोमेटिक रिंग की रिएक्शन ऐसी ही होती है। और जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी जो अमाइंस होते हैं ये रिएक्ट नहीं करते नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और टर्शरी से डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगला गाइस हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये भी एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है जिसे बोला जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। ये इतना बढ़िया टेस्ट है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अमाइन को डिस्टिंग्विश कर देता है। ध्यान से देखना, हमारे पास में सबसे पहले आता है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये बेंजाइल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन S डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब आप इसका ट्रीटमेंट प्राइमरी अमाइन के साथ करेंगे तो इसका H और इसका Cl, HCl बन के बाहर, ये नाइट्रोजन इस सल्फर पर कनेक्ट हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलेंगे नाइट्रोजन से C2H5 कनेक्टेड है, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल के साथ अमाइड, तो सल्फोनामाइड। ये S डबल बॉन्ड ONH, ये क्या हो गया? सल्फोनामाइड। तो N इथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन से इथाइल है इसलिए N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब खास बात समझना, ये अल्कली के अंदर सॉल्यूबल है, यानी ये बेसिक सब्सटेंस के अंदर सॉल्यूबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में ये हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर ये हाइड्रोजन अवेलेबल है तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, और एसिड की तरह एक्ट करने की वजह से ये अल्कली के अंदर सॉल्यूबल है। देखो, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिल ग्रुप, इसीलिए ये अल्कली के अंदर सॉल्यूबल है। तो अगर तुम्हारा प्राइमरी अमाइन हुआ तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगा जो अल्कली सॉल्यूबल है। अब अपन सेकेंडरी अमाइन ले लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन का H Cl को लेकर HCl बन के बाहर, और ये नाइट्रोजन इस सल्फर पर अटैक करके बना लेगा N, डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। लेकिन बेटा ये नॉन सॉल्यूबल हो गया इन अल्कली, ये अल्कली के अंदर नॉन सॉल्यूबल होगा। क्यों? क्योंकि अब इसके पास में कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो अब आपको समझ में आया कि सेकेंडरी अमाइन भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन अल्कली के अंदर सॉल्यूबल नहीं होगा। वाट लग गई। और अपने पास में अगर टर्शरी अमाइन आ गया तो भाई टर्शरी अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे टर्शरी अमाइन के अंदर कोई हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्लियर है? रेजोनेंस, हम सब लोगों ने अभी अभी इसका रेजोनेंस देखा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस रिंग में ट्रांसफर करेगा, डबल बॉन्ड ऐसा टूटेगा, यहां पर ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव, कभी नेगेटिव चार्ज यहां, कभी नेगेटिव चार्ज यहां, कभी नेगेटिव चार्ज यहां। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, मतलब नाइट्रेशन या किसी भी प्रकार का हेलोजिनेशन होगा तो वो कहां होगा? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। तो यू विल सी ऑर्थो पैरा डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही होगी। सबसे पहले बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। सो ब्रोमिनेशन के अंदर जब आप ब्रोमीन ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो यहां पर आप लोगों को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर सब जगह ब्रोमीन अटैच्ड दिखेगा, और ऑर्थो का हाइड्रोजन और पैरा का हाइड्रोजन बाकी बचे हुए 3 ब्रोमीन के साथ HBr बन के बाहर। भाई Br2 3 है ना, यानी 3Br2, एक Br में 2 ब्रोमीन, तो 3Br2 में 6 ब्रोमीन हो गए, 6 में से 3 हाइड्रोजन के साथ चले गए और 3 यहां अटैच हो गए। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम पता है क्या है? मेन प्रॉब्लम इस रिएक्शन की ये है कि जो एरोमेटिक अमाइन है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ऑर्थो पैरा पर एक साथ सब्स्टिट्यूशन कर दे रहा है। देखो,
हमको ब्रोमीन ऑर्थो पे भी दे दिया और पैरा पे भी दे दिया। तो अगर हम लोगों को केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस नाइट्रोजन को बोलेंगे कंट्रोल, उदय कंट्रोल। और कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हम इस एनिलीन का ट्रीटमेंट पहले एसिड एनहाइड्राइड के साथ कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन। गाइस ये केमिकल रिएक्शन अभी अभी करवाई थी मैंने आपको अभी देखो थोड़ी देर पहले ही बोला था कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट NH2 का ट्रीटमेंट अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ करोगे तो ये ऐसा टूटेगा, ये हाइड्रोजन इस पर जाकर अटैक करेगा और यहां पर CH3COOH बाहर हो जाएगा और ये कार्बन इस नाइट्रोजन पर अटैक करके बेंजीन रिंग के ऊपर NH C डबल बॉन्ड O CH3 बना देगा। तो देखो ये अटैच हो गया। अब इसने एक्चुअली क्या करा, इसने एक्चुअली यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बनाना चालू कर दिया। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O CH3, जरा यहां पर नजर डालो। ये C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन बदमाश है, ये तो अपन अल्डिहाइड कीटोन से देख रहे हैं साले को। तो ये लोन पेयर विड्रॉ कर लेगा, आई मीन ये डबल बॉन्ड को विड्रॉ कर लेगा। तो जब ये डबल बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो ऑक्सीजन ऑक्यूपाइज एज अ नेगेटिव चार्ज और ये नाइट्रोजन अपने डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देगा तो नाइट्रोजन ऑक्यूपाइज एज अ पॉजिटिव चार्ज। ये देखो, तो अब जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वाला नाइट्रोजन जब पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करेगा तो भाई साहब रिंग में लोन पेयर कहां से ट्रांसफर करेगा, इसके पास रिंग में लोन पेयर ट्रांसफर करने के लिए लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि वो लोन पेयर तो इसने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि इस कार्बन के इस डबल बॉन्ड को ये ऑक्सीजन ने छीन लिया। तो अब इसकी थोड़ी रिएक्टिविटी कंट्रोल में आ गई। अब ऐसी कंडीशन में जब आप ब्रोमीन डालोगे तो ब्रोमीन जाकर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। और दूसरा, अब केवल पैरा पोजीशन अवेलेबल है और उस पर भी कभी इलेक्ट्रॉन आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन खा गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ये कार्बन नहीं लेगा और बाय चांस रिंग में ट्रांसफर हो गया ये इलेक्ट्रॉन, तो ऑर्थो पे तो जा नहीं सकता, वो केवल पैरा पे ही जाएगा। तो ब्रोमीन पैरा पर जाकर आपको मेजर प्रोडक्ट बना कर देगा। फिर आप इसका ट्रीटमेंट किसी भी एसिड या बेस के साथ करोगे तो ये एसिटाइल ग्रुप अलग हो जाएगा और ये H नाइट्रोजन पर अटैच होकर वापस से आपको एनिलीन बना देगा। ठीक है, तो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन टू बेंजीन बाय रेजोनेंस, देयरफॉर एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCO CH3 ग्रुप इज लेस देन अमाइन ग्रुप। अगला गाइस आपके पास में आता है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन वाले केस में आप HNO3 H2SO4 288 केल्विन पे डालोगे तो भाई ऑब्वियसली या तो पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगेगा। लेकिन भाई ये तो माइनर है, ये तो मेजर है, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं कि आपने तो सर हमें सिखाया था कि सर आपने तो हमें यह सिखाया था कि अमाइन ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो भाई मेटा पोजीशन पर नाइट्रो क्यों जुड़ रहा है और 47% प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। तो ध्यान रखो ये तुम्हारा एनिलीन है बेटा, क्या ये लुईस बेस नहीं है? हाँ सर बेस है, और यहां पर कैटलिस्ट की तरह आप एसिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो however the protecting the NH2 group by acetylation reaction with acidic anhydride, the nitration reaction can be controlled by para derivative and can obtain as a major product। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को मेरे को बतानी है, that moreover in strongly acidic medium aniline is protonated to form anilinium ion and it is meta directing, which means कि जो तुम्हारे ये एनिलीन है इसमें तुमने एसिड डाला हुआ है, तो अगर कोई प्रोटॉन आ गया तो वो प्रोटॉन इस पर अटैक करके इसको कन्वर्ट कर देगा एनिलीनियम आयन में।
और इस एनिलीनियम आयन की वजह से कभी कभी ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और इस वजह से ये एक अजीब सा कंपाउंड बन जाएगा। वैसे तो अनस्टेबल है, पर यहां और यहां पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, तो केवल और केवल मेटा पोजीशन पर ही नाइट्रो ग्रुप अटैक कर पाएगा। तो इस वजह से जब आपकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा एसिडिक हो जाएगी, इसलिए आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देखने को मिलेगा और अच्छी खासी डेरिवेटिव दिखेगी इसकी सिग्निफिकेंट अमाउंट में। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अगेन अगर आप लोगों को ऑर्थो पैरा मेटा में केवल पैरा आपको चाहिए मेजर क्वांटिटी में, तो आप क्या करोगे, वही आप यहां पर फिर इसका एसिटाइलेशन कर दोगे, अमाइन को NHC डबल बॉन्ड हो CH3 में कन्वर्ट कर दोगे, फिर आप यहां पर नाइट्रेशन करोगे तो केवल पैरा पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पे आएगा नहीं, मेटा पे जाएगा नहीं, क्योंकि अब इतनी एसिडिक कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहां पर आपने पायरिडीन डाल दिया है, तो अब मेटा मिलने का सवाल ही नहीं है। और फिर बेस और एसिड डाला तो ये अलग हो गया, हाइड्रोजन इधर जुड़ गया और ये आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल गया। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, मेरे लाडलो। चलिए आगे सल्फोनेशन की बात करते हैं। तो सल्फोनेशन में जब आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, जिसको आप हीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 453 से 473 केल्विन पर, तो आपको पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, जिसे सल्फानिलिक एसिड बोला जाता है। तो एनिलीन लिया, H2SO4 डाला, तो आपका H2SO4 सीधा का सीधा यहां जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहां पर आपका NH2 NH3 दिखने लगेगा और बाकी बचा हुआ HSO4, ये कुछ ऐसा समझो इसको, H2SO4 को ऐसा देखो, HSO4 H2SO4, तो ये H जाकर नाइट्रोजन पे जुड़ा और बाकी HSO4 जाकर भी नाइट्रोजन से जुड़ा, तो HSO4 इधर NH3 इधर, हीट करा तो NH2 और SO3H इधर आ गया, ये हो गया आपका सल्फानिलिक एसिड। लेकिन गाइस बात क्या है कि ये वाला पार्ट अमाइन लोन पेयर डोनेट करता है, मतलब बेसिक, और ये SO3H आपका एसिडिक। तो एसिड क्या करेगा, अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा, और जब ये अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो ये इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो ये हाइड्रोजन डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया, तो ये NH3 पॉजिटिव, ये SO3 नेगेटिव बन गया। तो अब एक ही मॉलिक्यूल जिसके एक एंड पर पॉजिटिव एक एंड पर नेगेटिव है, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। अब गाइस एक और इंटरेस्टिंग रीजनिंग का सवाल कि भाई तुम्हारे एनिलीन जो है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन और असाइलेशन क्यों नहीं देते। तो बेटा सीधी सी बात है कि इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका जो कैटलिस्ट है एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeBr3 या FeCl3, ये लुईस एसिड नेचर के होते हैं, और तुम्हारा जो एनिलीन है उसका नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, लुईस बेस है, इसलिए वो आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना लेते हैं और आपके असाइल क्लोराइड या आपके अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। समझ गए, मतलब ये मैंने डाला अपना एनिलीन और लेट्स इमेजिन मैंने यहां डाला CH3C डबल बॉन्ड OCl और इसमें मैंने डाल दिया एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो लोन पेयर है ये आपस में रिएक्शन करने की बजाय ये कैटलिस्ट से रिएक्शन कर जाता है, और ये क्या करेगा, ये खुद से इसको जोड़ लेगा NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, तो ये सॉल्ट बन गया, ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करी, तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं है। आगे चलते हैं गाइस और डाइजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं। गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है। व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, जहां पर R आपका अराइल ग्रुप होता है, X आपका हेलोजन हो सकता है, Cl नेगेटिव Br नेगेटिव या कभी कभी BF4 नेगेटिव SO4 नेगेटिव भी हो सकता है। इनके नॉमेनक्लेचर करना हमें आते ही है, लेकिन जब हम इसके स्टेबिलिटी की बात करें तो गाइज ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। ये हाईली अनस्टेबल होते हैं क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जब ये नाइट्रोजन पास वाला इस डबल बॉन्ड को विड्रॉ कर लेता है तो ये बेंजीन रिंग अपने इलेक्ट्रॉन को इस नाइट्रोजन को ट्रांसफर करके इससे डबल बॉन्ड बना लेता है। ये स्टिल N2 पॉजिटिव यानी N पॉजिटिव N नेगेटिव है, लेकिन अब रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, तो ये टेम्पररीली रेजोनेंस करके इसको स्टेबलाइज करता है अरीन डाइजोनियम आयन, लेकिन
फिर भी आप इसे अनस्टेबल मानेंगे। प्रिपरेशन हम सभी लोग इसकी डायजोटाइजेशन से देख चुके हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन के अंदर, है ना। और इसके यूजेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो वाटर के अंदर रेडिली सॉल्यूबल होता है और कोल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा स्टेबल होता है, लेकिन बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में, इसीलिए इसको हमेशा रूम टेम्परेचर पे फ्रेश बनाया जाता है। अब गाइज इसकी रिएक्शन आप सभी लोग जानते हो कि जब आपके पास में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आ जाएगा और Cu2Cl2 और HCl डालोगे तो क्लोरोबेंजीन, Cu2Br2 और HBr डालोगे तो ब्रोमोबेंजीन, CuCN KCN डालोगे तो साइनोबेंजीन। इसको सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन में पढ़ के आए हो। फिर गेटरमैन रिएक्शन, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को केवल कॉपर HCl डाला तो क्लोरोबेंजीन, केवल कॉपर ब्रोमीन डाला तो ब्रोमोबेंजीन मिल गया और ये आपके बाय प्रोडक्ट मिल गए। अगली रिएक्शन, अगर आप KI के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको अल्काइल आयोडाइड मिलेगा, ये भी हम हेलो अल्केन हेलो अरीन में देख चुके हैं। अगर आप बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन HBF4 के साथ करोगे तो ये H और ये Cl तो बाहर हो जाएगा पर ये BF4 जुड़ जाएगा, हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये रिएक्शन भी अपन देख चुके हैं। हाँ, अब अगर आप आपके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को H3PO2 प्लस H2O या CH3CH2OH के साथ करोगे तो ये आपको सिंपल बेंजीन बनाकर दे देगा। अगर आप OH के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको फिनॉल बना के दे देगा, यू ऑल नो दैट। अगर आपने इसका ट्रीटमेंट HBF4 के साथ करा तो ये इंटरमीडिएट बना। अब आप इसको हीट करने की जगह NaNO2 डाल दो तो ये Na इस F को लेकर NaBF4 बन के बाहर, ये नाइट्रोजन बुलबुलाता हुआ बाहर, अब बचा केवल NO2 यहां लग गया, ये बन गया आपका नाइट्रोबेंजीन। अब गाइस अगली केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। The azo product obtained have an extended conjugated system of both the aromatic ring joined through N double bond. These compounds are colored and are used as dyes. बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करके आप लोगों को एक कंपाउंड बनाकर देगा जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, और इस तरीके की रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। गाइज ये केमिकल रिएक्शन ध्यान रखना, इट कैन ओनली बी गिवन बाय एनिलीन्स and not by N, डायमिथाइल एनिलीन, इनके द्वारा नहीं दी जाएगी। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंग्विश टेस्ट आता है कि अमाइन और N, डायमिथाइल एनिलीन में अगर आप मतलब एनिलीन और N, डायमिथाइल एनिलीन में अगर आप डिफरेंशिएट करो तो आप कपलिंग रिएक्शन कर सकते हो। आपने क्या करा, आपने सबसे पहले डायजोटाइजेशन करा, आपने अमाइन लिया, आपने एनिलीन लिया, एनिलीन का आपने डायजोटाइजेशन करके बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना दिया। अब क्योंकि एनिलीन तो ये रिएक्शन कर सकता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपके पास में ये वाला कंपाउंड आ जाए, अगर आपके पास में N, अगर आपके पास में इस तरीके से N, डायमिथाइल एनिलीन आ जाए तो ये डायजोटाइजेशन वाली रिएक्शन नहीं कर सकता। लेकिन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो अब हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे कि एनिलीन ने ये रिएक्शन करी और इसने नहीं करी, क्योंकि ये बनते ही टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाने के साथ ही हम इसको कपलिंग रिएक्शन में डाल देंगे। हम इसका ट्रीटमेंट या तो फिनॉल या तो एनिलीन के साथ ही कर देंगे। तो फिनॉल का H इसके Cl को लेकर बाहर और एनिलीन का H इसके Cl को लेकर बाहर। कौन सा H, इनके रिंग की पैरा पोजीशन वाला, 4th नंबर वाला, ये बाहर हो गया। अब ये इस नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा और आपको यहां पर मिल जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन जो कि ऑरेंज कलर का है और पैरा अमीनो अजोबेंजीन जो कि येलो कलर का है। तो ऑरेंज एंड येलो कलर आना कपलिंग रिएक्शन में इस बात को प्रूफ करता है कि आपको बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मिला था, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कौन दे सकता है, केवल एनिलीन। इसलिए एनिलीन का होना प्रूफ हो गया और इसका होना प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम गाइस? एंड विद दिस आपका ये चैप्टर भी खत्म।
अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करो, इसके सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर डालो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कल बायोमोलिक्यूल्स, और मैं आप लोगों के लिए एक पीवाईक्यू का स्पेशल वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं सारी केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट वाले एक साथ स्टडी करवा दूंगा एंड आप लोगों की प्रैक्टिस पूरी। मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो कल सुबह लेकर आ रहा हूं, या हो सकेगा तो रात में डाल दूंगा। तो आप लोगों को 4 दिन के अंदर कैसे अपनी स्टडी प्लान करनी है बोर्ड में केमिस्ट्री में 100 ऑन 100 लाने के लिए जरूर से बताऊंगा। गाइस वीडियो को लाइक कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ, जो कि अब आगे सीयूईटी की भी प्रिपरेशन करने वाले हैं ना हम, तो अभी हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन तक साथ में, तो अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने सारे जूनियर्स के साथ चैनल को शेयर कर दो और 3.5 लाख का माइलस्टोन जल्द से जल्द पार कराओ। चलिए बाय बाय।